अच्छा, अभी इस एक्टिविटी से आपने क्या समझा? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये, इस एक्टिविटी को समझना ज़रूरी है कि हमने क्या किया और होना क्या चाहिए था। यानी जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसको मैसेज क्या जा रहा है और वो आखिर तक मैसेज पहुंचाते पहुंचाते एंड में वो मैसेज क्या बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जिस चीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज बेसिकली के हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आइदर इट इज कम्युनिकेशन बिजनेस और एनी अदर प्रोडक्ट, बट आपकी जो बात है वो आपने जिस टीम को कन्वे किया है, सपोज करो आपसे नीचे भी एक सबऑर्डिनेट है, उसको आपने कम्युनिकेट किया है, फिर वो जाकर रिटेलर को कम्युनिकेट कर देता है, तो कितना ज्यादा फर्क है एक्चुअल मैसेज में। अब जब तक आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा, एंड तक सही नहीं पहुंचेगा, इट मींस आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपकी ग्रोथ उस बिजनेस की उस लेवल तक हो ही नहीं सकती जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। रीजन क्या है? आपने क्या इनको सिखाया और एंड में उस कम्युनिकेशन का कितना ऐसा आखिर तक पहुंचा। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप इसको हम कहते हैं। ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी आप काम करने जाते हैं, जो भी आपको मैसेज ऊपर से मिलता है मैनेजमेंट से, वो आप मैसेज एग्जैक्टली कितना परसेंट सही पहुंचा सकते हैं, और जो आप डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते तो उसकी ये इंश्योर करें कि वो सही पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। जब तक आपका मैसेज कम्युनिकेशन सही नहीं पहुंचेगी, आपकी जो पर्पस ऑफ दैट बिजनेस है या प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाह रहे हैं, वो उसकी जाहिर है टू द पॉइंट जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि सेल यहाँ तक जानी चाहिए या जो टारगेट हमें यहाँ अचीव हो जाने चाहिए, वो आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम छोटी सी ये एक्टिविटी जो मैंने की थी, उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम एक तो अपने आप को वार्म अप कर लें और समझ लें कि इस ट्रेनिंग का मकसद और इसका पर्पस किस लेवल तक जा सकता है। आपका बिजनेस हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस हो, तो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। बेसिकली इस ट्रेनिंग का मकसद है हाउ टू ग्रो योरसेल्फ एंड हाउ टू ग्रो योर सेल्फ। यानी आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो, तरक्की कर सकते हो अपने आप की और अपने बिजनेस की। ये बेसिकली बिजनेस की ग्रोथ और अपनी ग्रोथ, ये दोनों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूं समझ लें कि आपस में मिले हुए हैं। एक ग्रो करेगा तो दूसरा भी ग्रो करेगा, एक ग्रो नहीं करेगा तो दूसरा भी करेगा। अगर बिजनेस ग्रो करता है तो भी एम्प्लॉय ग्रो करता है, अगर एम्प्लॉय ग्रो करता है तो भी बिजनेस ग्रो करता है। तो ये इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। अब इस ग्रोथ के सिलसिले में दो बड़े चैलेंज होते हैं जो कि हमारे जहनों में होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं। दो बड़े चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि आपका माइंडसेट जो है वो, अगर सेल की बात की जाए या बिजनेस टारगेट्स की बात की जाए, तो सबसे पहला आपका माइंड जो रेस्पॉन्स करता है, यानी जो आपका जहन रेस्पॉन्ड करता है, वो ये करता है सबसे पहले टारगेट बहुत ज़्यादा है, सबसे पहला। नंबर 2 ये कहता है कि मार्केट डाउन है। बिजनेस कोई भी हो, स्ट्रेटजी वही होती है। सेल्समैन का जो माइंडसेट है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो टारगेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा कि मार्केट बहुत डाउन है, नंबर 3 वो ये कहता है कि कंपटीशन बहुत टफ है, प्राइस बहुत हाई है, लोकल प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत है। नंबर 4 जो आती है बात, वो ये आती है कि कस्टमर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। कस्टमर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हम भी चाह रहे हैं, हमारा रिटेल चैनल भी चाह रहा है, लेकिन क्या करें, कस्टमर ही नहीं आ रहा। ये हमारा माइंडसेट होता है। उसके बाद जो हम कहते हैं वो ये है कि अगर मैं, चलो ये टारगेट अचीव कर भी लो, चले ये मैं माइल स्टोन क्रॉस कर भी लो, तो क्या होगा, टारगेट और बढ़ जाएंगे, इसीलिए मैंने करना ही है। तो ये हमारा माइंडसेट, एक तो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये सोच रहा होता है, ये हमारा ज़हन। दूसरा जो चैलेंज है, ये एक पहला चैलेंज हो जाएगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। दूसरा चैलेंज ये होता है हमारा जाती यानी पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से। वो ये होता है कि व्हाई शुड आई वर्क हार्ड, मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा। ये हमारा माइंड ज़हन बना होता है इस सोच का कि भाई मुझे क्या मिलेगा, क्यों मेहनत करना। नंबर 2 ये होता है कि जो ग्रोथ और जो प्रमोशन होती है वो मेहनत से नहीं आती, वो किसी और तरीके से आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बॉस को खुश करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा, आप काम कम करेंगे, दिखाएंगे ज़्यादा तो खुश
आपका प्रमोशन होगा। यानी ये इस तरह की सोच हमें आती है कि भाई मैं काम क्यों करूं, मुझे क्या मिलना है। और जो प्रमोशन होता है वो काम से नहीं होता, वो तो खुश करने से होता है। तो ये हमारा एक जहन में पर्सनली ग्रोथ, यानी मैं ग्रो करना चाहता हूं लेकिन मेरे जहनों में ये सवाल आते हैं। नंबर 3 ये है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुड वर्कर। अच्छे काम करने वाले की कोई वैल्यू नहीं, हम ये सोचते हैं अक्सर, बल्कि जितना अच्छा काम करेंगे काम और आपका बढ़ जाएगा, इसीलिए काम ज्यादा करो, अच्छा काम करो। तो ये हमारे जहन में इस तरह की बातें आती हैं। उसके बाद ये आती है कि चले हम मान लेते हैं कि हम काम करना स्टार्ट कर दें, लेकिन हमारी सैलरी कम है, हमें मिलता क्या है, हम क्यों काम करें। तो ये जो 2 बिग प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे जहनों में मतलब इनका बड़ा गहरा असर होता है, वहाँ से ये निकलते नहीं है। हमें फोकस ये करना है अपने आप पे कि वो कौन से तरीक़ेकार हैं, वो कौन सी एनर्जी है जो हम अपने अंदर एडॉप्ट करें, और उस एनर्जी के बाद हम अपने आप को और अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को, दोनों को, यानी अपने आप को भी और कंपनी को भी, बिजनेस को भी, दोनों को हम ग्रो करें, आगे जाए, उस पर हम बात करते हैं। इन चैलेंजेस से आप में से अगर सारे एग्री हैं तो क्लैपिंग कर दें, और डिसएग्री हैं तो इस तरह की बातें आती हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, सवाल मेरा ये है कि why not there should be higher target। आपका टारगेट जो है वो बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए, पहले आप बताएं, इस पे कोई कमेंट करें, क्यों नहीं होना चाहिए टारगेट बड़ा। जल्दी जल्दी क्यों नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं टारगेट बड़े हैं, ओके, मैं कहता हूं टारगेट बड़े क्यों ना होने चाहिए। रीजन, एक रीजन बता दें, कुछ एक सबब बता दें कुछ नहीं होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जी बात बता रहा हूँ। मार्केट का मसला आ रहा है, मार्केट लो होती है या कुछ मतलब वही जो माइंडसेट की बात हो गई वही है, इसके अलावा तो कोई अलग से रीजन नहीं है ना। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टारगेट बड़े क्यों नहीं होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ टारगेट बड़े होने चाहिए। रीजन क्या है, सबसे पहले मैं आपको अल्लामा इकबाल साहब के शेर से कहता हूँ, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। कहते हैं कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। सबसे पहले तो ये सोचें कि आप जो सेल्समैन है ना, तो आपके सामने ये एक ग्राउंड नहीं है, एक मार्केट नहीं है, बहुत सारी मार्केट है। आप अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो आपकी स्किल है, जो इंटरनल स्किल है, उसका आपको आइडिया नहीं है कि आप कितने आगे जा सकते हैं, उसको आपने छोटा समझा हुआ है। तो अपने आप को शाहीन की तरह समझें और शाहीन की तरह सोचें कि आपने एक आसमान अगर पार कर लिया तो और आसमान है जो कि आपने पार करना है। नंबर 2, एक बड़े बिजनेसमैन दुनिया के ई कॉमर्स की फील्ड में, उसका नाम है जैक मा। ही इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा वेबसाइट। अलीबाबा वेबसाइट इज बेसिकली डूइंग ई कॉमर्स बिजनेस, यानी जैसे आपके पास अमेजोन पाकिस्तान में चलता है और दराज.com है जिससे आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, इसी तरीके से वो अलीबाबा एक वेबसाइट है जिसपे आप नेशनली इंटरनेशनली प्रोडक्ट सेल्स और परचेज बेसिकली परचेज कर सकते हैं वहाँ से। उसका जो फाउंडर है वो अलीबाबा का जो फाउंडर है उसका नाम है जैक मा। वो ये कहता है कि आई डू नॉट वांट टू बी लाइक्ड। मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे लोग पसंद करें, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी रेस्पेक्ट करें। देखिए, पसंद और रेस्पेक्ट में बड़ा फर्क है। इफ यू आर अ गुड परफॉर्मर इन योर कंपनी, योर बॉस विल से प्लीज कम हियर, हैव अ सीट, हैव अ कप ऑफ टी। यानी वो आपसे दिल से आपकी रेस्पेक्ट करेगा, लाइक नहीं करेगा। आप टारगेट करके आ गए, आपको लाइक कर दिया, ठीक है बेटा आज का काम हो गया, थैंक यू वेरी मच, कल आ जाइएगा। रेस्पेक्ट। तो मैं कहता हूं कि आप टारगेट बड़े इसलिए करें कि आपकी लाइकनेस ना बने, आपकी रेस्पेक्ट बने। ये एक बड़ा वैलिड रीजन है। नंबर 2, अब्दुल कलाम इंडियन एक साइंटिस्ट भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं अमेरिका के, सॉरी इंडिया के। उनका कहना है कि इफ यू वांट टू बी अ सन, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह गर्मी बर्दाश्त करना सीखें।
यानी इसकी मैं लिंक ये बना रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपके पैसे ज़्यादा बने, आपकी सैलरी हो, आपका प्रमोशन हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को अगर चमकाना चाहते हैं तो सूरज की तरह गर्मी को भी आप अडॉप्ट करना स्टार्ट करें। उस लेवल की आप में ये कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो वो ये कहता है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। नंबर 3, आपके पास बिल गेट का नाम आपने अगर सुना हो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फाउंडर, वो ये कहता है कि अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब बन के दुनिया से चले गए तो कसूर आप ही का है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपके टारगेट ज्यादा क्यों हो, इसीलिए हो क्योंकि आप अगर गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी मेहनत से आपकी आने वाली फैमिली और एग्जिस्टिंग फैमिली गुर्बत ना देखे, आप ग्रोथ में जाएं। तो ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट हाई टारगेट्स। टारगेट जरूरी नहीं सेल के टारगेट हो, लाइफ में कुछ भी टारगेट हो, बड़ा सोचें। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, उसके लिए आप काम करें। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, ट्राई नॉट टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस rather than to become a value। अगेन ये भी उससे रिलेटेड बात करते हैं जो अली बाबा ने बात की। उनके जो फाउंडर है, अली बाबा के फाउंडर जो है, उन्होंने यह कहा कि मैं लाइक होने के लिए काम नहीं करता, मैं अपने रेस्पेक्ट के लिए काम करना चाहता हूँ, लोग मेरी रेस्पेक्ट करें। इसी तरीके से आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे बड़ा ज़हीन साइंसदान कंसिडर होता है, वो ये कहता है कि आप अपनी कामयाबी के लिए नहीं, अपने वैल्यू के लिए काम करें। आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए आपके टारगेट मैं कहता हूँ कि ज़्यादा होने चाहिए। जब तक आपके टारगेट ज़्यादा नहीं है तब तक आप आगे नहीं बन सकते। तो इसको मैं इस टॉपिक को कि आपके टारगेट क्यों बड़े नहीं होने चाहिए, अगेन एक अल्लामा इकबाल साहब का शेर के साथ आपको बताता हूँ, फिर आगे मूव होते हैं। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी अपनी लिमिट में आप ना रहें कि ये टारगेट बहुत ज्यादा है, आपको दरिया मिल गया है, पार कर लिया, ओके, समंदर की तलाश करें। तो इसीलिए आपके टारगेट मेरे हिसाब से बड़े होने चाहिए। अब पॉइंट ये है कि ठीक है सर, मान लिया कि टारगेट बड़े होने चाहिए, अब ये होंगे कैसे? बातें करना तो बड़ी आसान है, हो कैसे सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है? उसके लिए आपने ये समझ लेना है कि अपने आप को ग्रो करना है। उसके लिए मैं आपको 10 पॉइंट्स बता रहा हूँ, और उसका पहला पॉइंट ये है कि स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले अपने आप में यकीन करें। अगर आप अपने आप में यकीन करेंगे, देन कोटेशन इज के बिलीव इन योरसेल्फ यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप अगर अपने आप में यकीन कर सकते हैं और कर रहे हैं तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, मैं इतना आगे जा रहा हूं, रोकने वाला कोई नहीं होगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको अपने आप में यकीन है। यकीन को अगर मैं रिलेट करूं, जिसके 2 मैंने एग्जांपल अभी आपके सामने डिस्कस किए। एक था सबसे पहले, किसका नाम लिया मैंने, एक वेबसाइट का नाम लिया, अलीबाबा। अलीबाबा का जो फाउंडर है उसका नाम है जैक मा। उसका असली नाम जैक मा नहीं है, उसका एक अंग्रेज फ्रेंड था, उसने उसका नाम ये जैक मा दिया क्योंकि उसका एक्चुअल जो नाम है वो बहुत बड़ा। उसकी अगर आप स्टोरी उठाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो इंग्लिश सीख सके। तो वो चाइना में टूरिस्ट आते थे, वो अपनी स्टोरी बताता है कि टूरिस्ट आते थे और उन टूरिस्ट को ये गाइड करने जाता था अपने घर से साइकिल पे बैठ के सुबह सवेरे, और उनको कहता था मैं आपको गाइड करता हूँ और बदले में आपने मुझे इंग्लिश सिखानी है। तो यहाँ से उन्होंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया। फिर आगे चल के उनको अपने कंट्री से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, बिजनेस डील के हिसाब से या कोई प्रॉब्लम था बिजनेस रिलेटेड। तो क्योंकि इसको इंग्लिश आती थी तो उस कंपनी ने इसको वहाँ भेजा। ये जब वहाँ गया तो इसने इंटरनेट पे एक प्रोडक्ट सर्च की और वो उसको वहाँ प्रोडक्ट, अपने चाइनीज प्रोडक्ट उसने सर्च करना स्टार्ट की तो उसको मिली नहीं कंप्यूटर पे।
उसने वहां से एक माइंडसेट बनाया अपना कि मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें मैं मेरी प्रोडक्ट दुनिया के हर कोने में पहुंच सके। और वहां से उसने ये आइडिया लिया कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वो ये कहता है कि मैं खुद जॉब करने के लिए 30 कंपनीज में अप्लाई कर चुका और किसी एक कंपनी ने मुझे जॉब दी। और KFC में 23 या 24 वैकेंसीज थी। वो कह रहे हैं जब चाइना में KFC आया फर्स्ट टाइम तो 23-24 बंदों ने अप्लाई किया, जिसमें मैं एक भी था। और हुआ ये कि एक ही रिजेक्ट हुआ और वो मैं था। इसके अलावा पुलिस में वो कहता था 4 या 5 वैकेंसीज थी और उसमें भी जब मैंने अप्लाई किया तो एक ही बंदा रिजेक्ट हुआ और मैं खुद था। मोर इंटरेस्टिंग कह रहा है जब मैंने अलीबाबा का काम स्टार्ट किया तो लोग कह रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप फेल हो जाएंगे, आप कर ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे अपने आप में बिलीव स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरे कस्टमर जो थे वो कहते थे कि वी कैन नॉट पे यू राइट नाउ, हम आपको अभी पैसे नहीं दे सकते लेकिन आप काम अच्छा कर रहे हैं। तो वहां से वो फेल होते हुए भी अपने काम पे फोकस रहे और आगे चल के वो सक्सेसफुल हुए। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट बताऊं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है, दुनिया की बेहतरीन नंबर 1 यूनिवर्सिटी में उनका नाम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो कहता है कि मैंने 10 टाइम अप्लाई किया जस्ट फॉर एडमिशन, कि मुझे एडमिशन दे दें, लेकिन 10वीं दफा उसकी एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन रिक्वेस्ट वाज रिजेक्ट हुई। उस दिन वो कह रहा है कि मैंने ये ठान लिया था कि ये यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन नहीं दे रही और एक दिन मैं इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दूंगा। ही वाज बिलीविंग दैट। हुआ ये कि जैसे अलीबाबा वेबसाइट प्रमोट हुई, अलीबाबा वेबसाइट इस वक्त चाइना और जैसे बिल गेट है, ये दोनों समझने के अमीर तरीन शख्सों में शुमार होते हैं। तो जैसे वो वेबसाइट और उसका बिजनेस ग्रो करने लगा बिलियंस, तो इसी यूनिवर्सिटी ने उसको अपने स्टूडेंट्स को कैसे स्टडी पढ़ाने के लिए और वेबसाइट आपने कैसे बनाई, बिजनेस कैसे ग्रो किया, आपने कैसे तरक्की की, क्योंकि वहाँ पे कैसे स्टडी करनी, बुलाना शुरू किया और लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। यानी जो उसने कहा था कि ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहा, एक दिन मैं यहाँ लेक्चर दूंगा, वो सफा पूरा हुआ। यहाँ खत्म बात नहीं हुई। इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उससे कई दफा सॉरी कहा है, माजरत कि हमने आपको दाखिला नहीं, वी आर सॉरी फॉर दैट। अब आ जाए बिल गेट पे। बिल गेट जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं और वो जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो उसको उसके टीचर्स ने कहा कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रक के ड्राइवर बन सकते हैं। जो आपकी हरकतें हैं पढ़ने वाली नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में एक ट्रक के ड्राइवर बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी। और कुछ टाइम के बाद उस यूनिवर्सिटी ने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, यानी वहाँ से यूनिवर्सिटी से उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। बिल गेट कहता है कि मैंने भी ये ठान लिया था कि एक ना एक दिन यही यूनिवर्सिटी अपने इस नालायक शागिर्द पे फख्र करेगी, और ऐसा ही हुआ। जब उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना ली और उसने दुनिया को अपने कंट्रोल में कर दिया इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो इसी कंपनी जो इंस्टीट्यूट था उसने उसकी नाम की एक तख्ती बना के गेट पे लगा दिया और उस पे लिख दिया द यूनिवर्सिटी ऑफ बिल गेट। आप इमेजिन करें कि वो शख्स जिसको कह रहे हैं कि आप ट्रक के ड्राइवर बन सकते हो ज्यादा से ज्यादा और आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, चले जाएं, उसी के नाम की वो तख्ती लगा के ये नहीं कहते कि दिस इज अवर स्टूडेंट, वो कहते हैं दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ बिल गेट। यहाँ बात खत्म नहीं हुई। उनके जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने एक दफा कहा वी आर द नेशन ऑफ बिल गेट। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं उसमें से बिल गेट है, उन्होंने कहा कि हम बिल गेट की कौम है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बिलीव, ये यकीन की बात है। अगर वो कहता है कि सर मैं ट्रक ड्राइवर ही बन सकता हूँ, ठीक है, ट्रक ड्राइवर ही बनेगा क्योंकि उसकी सोच के ऊपर है। लेकिन उसने कहा नहीं, एक ना एक दिन मैं नालायक स्टूडेंट हूँ, इनको मैं फख्र करवाऊंगा। जैक मा ने कहा कि एक ना एक दिन ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे, मैं यहाँ लेक्चर दूंगा। अब ये होता है कि वो बोलते हैं और लोग सुनते हैं। बिल गेट को इस वक्त दुनिया के पता नहीं कितने कंट्रीज में वीआईपी प्रोटोकॉल हासिल है, यानी जहां भी जाता है गवर्नमेंट परेशान होती है, प्रोटोकॉल देता है। किस वजह से?
एक चीज और इनकी मैं आपको बताता हूँ। बिल गेट कहता है कि मेरे क्लास में मेरा एक दोस्त था, वो एग्जाम में सारे पेपर्स में पास था और मैं कुछ पेपर्स में फेल। मेरा वही दोस्त जो सारे पेपर्स में पास था, वो एक बहुत बड़ा और अच्छा इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इस वक्त। जिसके सारे पेपर पास थे वो इस वक्त बहुत अच्छा इंजीनियर बन चुका है और माइक्रोसॉफ्ट में मुलाजिम है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मैं मालिक। होना क्या चाहिए आपकी और हमारी सोच के हिसाब से कि जिसके पेपर फेल है वो मुलाजिम होना चाहिए, जिसके पेपर पास है सारे वो मालिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जिसके पेपर पास थे उसके पास शायद बिलीव नहीं था, यकीन नहीं था। जिसके पेपर फेल हैं उसने कहा पेपर साइड करें, दुनिया में और बहुत कुछ है, दरिया से आगे समंदर है, आसमान से आगे और आसमान है, मैंने वो पता करना। तो ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि आप अपने आप को देखें कि आप क्या कर सकते हैं। एक और चीज हम आगे जाते हैं बिलीफ पे डिस्कस करने से पहले, वो ये है कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये भी बिल गेट ने कहा है। आप अगर अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं तो अपने आप के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो दूसरे में नहीं हो सकती, जो दूसरे के अंदर हैं वो आप में नहीं हो सकती। इसीलिए आप कंपेयर ना करें, बल्कि अपने अंदर की जो क्वालिटीज हैं उनको देखें कि आप क्या काम कर सकते हैं। तो पॉइंट जो है समझने वाला वो ये है कि इम्पोर्टेंट इज के आप ये देखें कि आपके अंदर यकीन है कि नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और आइंस्टाइन ने भी यहाँ एक बात कही है, वो ये कहते हैं कि हर शख्स जीनियस है, हर शख्स जीनियस है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मछली जो है फिश वो दरख्त पे चढ़ जाए, जाहिर है वो तो पानी से बाहर जिंदा नहीं रह सकती, तो दरख्त तो चढ़ना दूर की बात है। तो अगर मछली के जहन में आप ये डाल दें कि आपको दरख्त पे चढ़ना है और आप चढ़ ही नहीं सकते, तो वो तो अपने आप को ये समझेगी कि मैं तो मतलब फारिग हूँ, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन उसका काम वहाँ नहीं है, पानी में। कोई समझाना ये चाहता है कि हर बंदा जीनियस है, लेकिन आप ये देख लें कि आप में वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो दूसरों में नहीं है। आप वो कौन सा काम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। नंबर 2 पॉइंट, पहला ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ। नंबर 2 है कि ड्रीम बिग, ख्वाब बड़ा देखें। ड्रीम बिग का मतलब है कि ख्वाब बड़ा देखें। अब्दुल कलाम साहब फरमाते हैं कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। जब तक पूरे नहीं होते आपको सोने ही ना दें, आप बेचैन रहें, वो ख्वाब होता है। तो बड़ा सोचेंगे अगर बड़ी सोच के बाद भी आप उस मंजिल पे नहीं भी पहुंचेंगे तो थोड़ा सा नीचे पहुंचेंगे, लेकिन एटलीस्ट बिलो नहीं होंगे, मिड में पहुंचेंगे, कामयाबी के बिल्कुल थोड़ा करीब पहुंचेंगे। और अगर नहीं भी पहुंचे तो वो ये कहते हैं कि इसमें से भी आप सीखेंगे। बल्ब बनाने वाले वो कहते हैं कि मैंने जितने भी तरीके का बल्ब को सक्सेसफुल बनाने से पहले यूज किए, वो मैं ये नहीं कह रहा कि दैट वाज फेल्यूर, दैट वाज अ प्रोसेस। कि इतने सारे 1000 या 10,000 तरीके का यूज करने से बल्ब नहीं बन सकता, ये मुझे पता है। यानी यूं कह लें कि कौन कौन से तरीके से बल्ब नहीं बन सकता ये मुझे पता है, ये मैंने सीख लिया। तो अगर आपका जो ड्रीम बड़ा है और आपने देख लिया और वो अचीव नहीं भी हो सकता, तो फिर भी आप बहुत अच्छी जगह पे हो, क्योंकि एक चीज होगी आपके पास, वो होगी एक्सपीरियंस। बेस्ट वे टू क्रिएट योर फ्यूचर, आप अगर समझते हैं कि आपका मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, तो ये कहते हैं स्टीफन कवी, जिसने एक बुक लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो कहता है कि इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अपना मुस्तकबिल खुद बनाएं। तो दैट इज अगेन, ये डायरेक्शन अगेन उस तरफ है कि ख्वाब देखें, सोच बड़ी रखें कि आपने अपनी जिंदगी में क्या करना है। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड
बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। एक कोटेशन ये है कि आपका जो मुस्तकबिल है, जो कल आना है, परसों आना है, उसके बाद आना है, वो कब क्रिएट होगा? वो कल परसों तरसों क्रिएट नहीं होना, उसने क्रिएट आज होना है। आज से मुराद ये नहीं है कि आप ख्याली बातों में चले जाएंगे, भाई मैं तो मुस्तकबिल। वो कहना ही चाह रहे हैं कि उसकी जो प्लानिंग है वो आज से स्टार्ट होगी। वो जो काम आप कल करना चाहते हैं उसके तरीक़ेकार, उस पर लाएमल, कितना टाइम लगेगा, कितनी कास्ट होगी, मेरे पास क्या रिसोर्सेज होंगे, वगैरह वगैरह, उस पर काम आपने आज करना है। तब जाके आपका कल का मुस्तकबिल, आने वाला दिन बेहतर हो सकता है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप ख्वाब देख सकते हैं तो आपका ख्वाब पूरा हो सकता है। मिसालें बहुत हैं, सक्सेसफुल लोगों की मिसालें बहुत हैं। मैं यहाँ शुरू हो जाऊँगा ना तो यहाँ एक हफ्ता भी गुजर जाएगा, एक दिन भी गुजर सकता है, एक घंटे में बातें सारी नहीं बता सकता। लेकिन हमारे जहनों में होता ये है कि जब भी कोई नाकाम लोग होते हैं ना, तो हमारे मुआशरे में जो बच्चा छोटा होता है ना, तो हम उसको कहते हैं बेटा आप बड़े होकर डॉक्टर बनना, फलां अंकल की तरह, फलां हमारे नेबरहुड की तरह, आपने बड़ा अफसर बनना है फलां की तरह। लेकिन जब हम वही बच्चा प्रोफेशन में आता है, या हम लोग प्रोफेशन में होते हैं, काम में होते हैं, तो हम कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम मिसालें उनकी नहीं देते जो कामयाब होते हैं। फलां ने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हो गया, फलां ने भी ये काम शुरू किया, फेल हो गया, अब आप करेंगे तो आप भी फेल हो गए। हम क्यों नहीं देते वो मिसालें जो लोग कामयाब हैं? क्योंकि जब बच्चा पढ़ने जाता है तो सारे तो अफसर नहीं होते, सारे तो बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, सारे तो आगे चल के तरक्की नहीं करते। लेकिन फिर भी हम मिसालें, एग्जाम्पल्स उनकी जहनों में लगाते हैं और शेयर करते हैं जो कि आगे जा रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे ख्वाब के साथ साथ ये देखना है कि आपने मिसालें कौन सी अपने जहन में रखा हुआ है। क्या समंदर से आगे भी और समंदर है? 7 समंदर हमने सुना। तो अगर इकबाल साहब ने कह दिया कि दरिया मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, तो अब ये नहीं है कि समंदर के बाद तो अब क्या तलाश करो, ढूंढे, निकल जाए समंदर से आगे, समंदर से निकल जाए। पूरी कायनात है, जरूरी नहीं जिसने स्टॉप वहां लगाया आपको साईं ने यही बोला था अब हम आगे नहीं जा सकते। यू कैन गो, यू कैन डू इट इफ यू कैन ड्रीम इट। अगर आप ख्वाब देख सकते हैं तो आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। तो नंबर 3 पॉइंट है फोकस। 2 बातें कौन सी हैं याद करते जाइएगा। सबसे पहला बिलीव, नंबर 2 ड्रीम बिग, नंबर 3 है फोकस। आपका अगर फोकस होगा चीजों में तो आपकी कामयाबी यकीनी है। फोकस से मुराद ये है कि आप अपनी जहन जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा है या आप जहन को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी आप अपने जहन को कमांड दे रहे हैं कि ये काम करना है, या जहन आपको काम मतलब कमांड दे रहा है कि ये तो काम बहुत मुश्किल है, ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए, इसमें तो बहुत मेहनत है, कर ही नहीं सकते, छोड़ दें। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो फोकस है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यानी दूसरे अल्फाजों में मैं कहूँ कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप उसको कहें कि चलें और ये काम करें, क्योंकि माइंड आपको अक्सर चला रहा होता है। वो लोग जिनके डिसीजंस कमजोर होते हैं, जिनको अपने आप पे यकीन नहीं होता, जिनके ख्वाब छोटे होते हैं, उनको ज़हन कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन इसके उलट जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, जिनको अपने आप पे यकीन होता है, उनको जहन नहीं बल्कि वो जहन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमने करना क्या है, हमने फोकस करना है। फोकस का मकसद ये है कि आपने जो भी काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसको करते हुए हम ये नहीं कह सकते कि अब मेरा फोकस तो तब बढ़ेगा जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे। आप ये देखिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, यानी जो भी आपके पास एसेट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको देखते हुए आप कितना पाँव आगे फैला सकते हैं, कितना फोकस आप अपना उस प्रोडक्ट को सही करने में बना सकते हैं। और फिर उसको ग्रेजुअली आप अंडरस्टैंड करें कि उस प्रोसेस के दौरान जो आपको चैलेंजेस सामने आए, उनसे आपने क्या लर्न किया, और उस चैलेंज को छोड़ते हुए, उस चैलेंज को क्रॉस करते हुए आपने अपने फोकस को डाइवर्ट होने नहीं देना। छोटा सा मिसाल, फोकस को उर्दू में हम क्या कहेंगे? तवज्जो, ध्यान
एक काम की तरफ, यानी जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उस पर आप इतने फोकस्ड होने चाहिए, इतने तवज्जो आपका होना चाहिए, मुतवज्जा होने चाहिए कि आपको कोई बाहर की आवाज़ें ना सुनाई। इसकी मिसाल अभी की क्लास है, जो हम क्लास ले रहे हैं, आपके बाहर गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं और वो बातें भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपके कानून तक आवाज़ पहुँच रही है, बट यू आर नॉट फोकस्ड। वो इतना आपको डिस्टर्ब इस वक्त नहीं कर रहा होगा क्योंकि आपका पूरा ध्यान इस तरफ है और आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप टारगेट या जो भी आप एक्टिविटी अपने रूटीन में करते हैं, उसको फोकस होके करते हैं। जब आप अपने कस्टमर से मिलते हैं, अपने रिटेल चैनल को विजिट करते हैं, आप फोकस से बात करें, अपनी प्रोडक्ट, अपना पर्पस, उसको मतलब फुल इम्पोर्टेंस दे के उससे बात करें। आगे हम बात करते हैं कस्टमर पे, बट टिल नाउ जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि बी फोकस्ड। अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं, कंपनी की चाहते हैं, तो आपको फोकस पे काम करना पड़ेगा। नंबर 4, बी हैप्पी, खुश रहें। अपने आप को खुश रखेंगे, मूड अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी नजर आएंगी, काम को दिल करेगा, काम अच्छा होगा। आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आप खुश नहीं होंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, परेशान होंगे, गुस्सा आपके अंदर जमा होता जाएगा, मायूसी आपको घेर लेगी, परेशानी होगी। हैप्पीनेस इज नॉट ऑन आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ आप खुश क्यों नहीं रहते, तो आप बोलें सर मैं कैसे खुश रहूँ, मैं तो सैलरी कम है। मैं कैसे खुश रहूँ, बाकी लोगों के पास गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। मैं कैसे खुश रहूँ, बाकी लोगों के पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज फरमाता हूँ, भाईजान खुशी चीज़ों के बेस पे नहीं है। मैं आपको अभी गारंटी से कहता हूँ, आपके पास गाड़ी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा, फिर भी आप अपने 4 दोस्तों को पकड़ के शाम में बताएंगे भाई मैं खुश नहीं हूँ, मेरे साथ तो ये मसला है, मेरे साथ तो वो मसला है। पॉइंट ये है कि आप जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज को एंजॉय करते हुए चलें, क्योंकि अगली स्टेज के वेट में कि सर मेरे पास ये सब कुछ आ जाएगा फिर मैं खुश होऊंगा, वो स्टेज जब आ जाती है तो खुशी आपकी और आगे चली जाती है। फिर आप एक मंजिल पार करते हैं, फिर कहते हैं यहाँ पहुंचूं तो खुश हो जाऊंगा, वहां पहुंचते हैं तो फिर बोलते हैं थोड़ा और आगे जाऊं तो खुश हो जाऊंगा। यानी एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये सारे फिलोसोफर्स कहते हैं, सारे सक्सेसफुल मैन कहते हैं, जिसको भी आप पढ़ेंगे वो ये कहते हैं कि जो जिंदगी का टाइम है इसको एंजॉय करते हुए चलें। नो डाउट प्रेशर होगा, चैलेंजेस होंगे, मसले मसाइल होंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है, क्योंकि डू यू हैव एनदर ऑप्शन? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं है। और अगर आप खुश नहीं भी रहते, मूड आपका खराब ही रहता है, तो क्या काम हो जाता है? उससे भी काम और खराब हो जाता है। इवन हम देखें कि हमारे फैमिली मेंबर जो दुनिया से रुखसत हो जाता है, छोड़ जाता है, तो 3 दिन के बाद हम अपनी रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि एक तो रिलीजियसली हुक्म भी यही है, दूसरा ये कि हमें पता है कि इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, जो चीज़ एक दो बार चली गई वो वापस नहीं आनी। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ वर्ल्ड ऑफ। इसी तरीके से कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इंजॉय करते चलिए। अपना जो टेम्परेचर है ना, गाड़ी का अगर रेडिएटर में पानी नहीं होगा वो गर्म हो जाएगी, मंजिल तय नहीं कर सकते।